प्रोटॉन हब पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए विज्ञान की दुनिया को समझते हैं। तो टॉपिक पहली जो हमारी टॉपिक बनेगी वो क्या होगी? केमिकल रिएक्शन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आई होप आप अपने एटमॉस्फेयर में सब कुछ देखते हैं कि क्या क्या होते रहते हैं। जैसे घर जब बनता है तो वो आयरन की छड़ आती है, आयरन आता है, वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लगने लगते हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। वो भी एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मिल्क का टर्न होना किसमें, कर्ड में, यानी कि दूध का दही बन जाना भी एक टाइप का क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है। तो जो भी नया सब्सटेंसेस बन रहा है, जो भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट। मींस यह कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, formation of new substances is called chemical reaction। माय डियर स्टूडेंट, जो भी ऐसा कुछ हो जिसमें नया सब्सटेंसेस क्रिएट हो, नया सब्सटेंसेस बन जाए, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें माय डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल एक सीधा सा एग्जाम्पल है आपका कि आयरन का जो रस्टिंग होता है, ठीक है, आयरन रस्टिंग होना, ठीक है, मिल्क का दही बन जाना, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, ठीक है। ये देखिए, दूध का दही बनना और ये लोहे पर जंग लगना, मींस आयरन का रस्टिंग होना भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, और मिल्क का कर्ड में होना, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक टाइप का क्या है, केमिकल हमारा रिएक्शन है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, तो यू से दैट ओनली फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। हैव यू गॉट इट माय डियर स्टूडेंट। अब जब एक केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि कोई भी चीज का नया फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसी के जस्ट बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माय डियर स्टूडेंट, वो आता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जो भी ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, इसको हम वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं एज ए सिंबल, और वर्ड फार्मूला जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनको हम अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला। सीधी सी बात है, रिप्रेजेंटेशन of reaction using symbols and formula। ठीक है, जो भी रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन्हें हम क्या कर दें, उन्हें हम रिप्रेजेंट कर दें किसमें, सिंबल और फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर दे, तो वह हमारा कहलाता है क्या माय डियर स्टूडेंट, वह केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट कि जो हमारी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये देखिए एक टाइप का क्या केमिकल रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट।
क्या है, एक टाइप का केमिकल इक्वेशन है, मतलब केमिकल रिएक्शन है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो जल रहा है। तो मैग्नीशियम, अब इसको हम सिंबल के रूप में लिख दे कि जो मैग्नीशियम रिबन है ये मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जल रहा है। तो अब देखिए जल रहा है, तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि आपके बुक में जैसे ही आप जाएंगे तो आपके बुक में एक्टिविटी 1.1 दिया रहता है, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और उसमें आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जैसे ये टॉपिक क्लियर करें कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया तो हम अगले टॉपिक एक्टिविटी 1.1 में चलेंगे कि केमिकल इक्वेशन का एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला, ठीक है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल और फार्मूला के रूप में तो वह हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमारा यह एग्जाम्पल है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रेजेंट में जलता है। तो अब ये चीज़ें क्या क्या होती हैं आइए हम एक्टिविटी 1.1 में समझते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग एक्टिविटी 1.1 देखेंगे। एक्टिविटी 1.1। अच्छा, एक्टिविटी 1.1 आपके बुक में देखिए दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में जलाया जाए। अब आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये 2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। और क्लीन इट बाय द रबिंग एंड सैंड पेपर। और इसको हम सैंड पेपर से क्या कर रहे हैं, सैंड पेपर से पहले क्लीन कर दें, सैंड पेपर से क्लीन कर दें। और क्या कहेगा, और अगला जो पॉइंट इसमें बोलेगा आपको कि होल्ड करिए, क्या, होल्ड इट with a pair of tongues at one end and heat its other end over a burner। और जो नेक्स्ट पॉइंट मीन्स यह कि होल्ड करिए और उसे पेयर ऑफ द टंग्स एट द वन इन, मतलब लास्ट वाले पॉइंट को पकड़ना है और बर्नर से जलाना हमें। फिर कलेक्ट द एस, और कलेक्ट द एस फ्रॉम ये पूरा लाइन इसको लिखे लेते हैं। करेक्ट द एज फ्रॉम इन अ वॉच ग्लास एज सो इन द फिगर। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये पूरी पॉइंट लिखा हुआ और लास्ट पॉइंट यह भी पूछा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका एनसीईआरटी बुक जब आप खोलेंगे तो आपके एनसीईआरटी में सब लिखे हुए हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए, सैंड पेपर से क्लीन करना है उस जलाने से पहले, फिर होल्ड करना है और उसके लास्ट वाले पॉइंट को पकड़ के बारीकी से उसको क्या करना है, जलाना है। फिर और लास्ट में ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। अब तक तो एनसीईआरटी बुक में इतना लिखा था, अब इसके आगे की पॉइंट क्या, जैसे आप जब बर्नर लेंगे तो आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, ऐसे कुछ मटेरियल है जिसमें ये बर्नर यहाँ से जल रहा है
और यहाँ से कोई सैंड पेपर पकड़ा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए कि सैंड पेपर है, ये सैंड पेपर है, ठीक है। अब इस सैंड पेपर को हाथ से यहाँ पे पकड़ा गया है, और जैसे ही इसको जब जलाया जाता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही इसको जलाया जाता है, तो एक समझिए कांच का गिलास यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कांच का गिलास है। अब इस कांच के गिलास में जो है एसिड आ जाती हैं, जो ऐस आता है वो वाइट पाउडर होता है। क्या होता है? वो वाइट पाउडर होता है। क्या होता है? वाइट पाउडर होता है माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है? वाइट पाउडर होता है, वाइट पाउडर। एक चीज और ऑब्जर्व, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, एक चीज और ऑब्जर्वेशन करने को आपको मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, दार्जिलिंग वाइट फ्लेम देता है। जब इसको हम जलाते हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है, दार्जिलिंग वाइट, मतलब इसका जो कलर होता है जब जलने के बाद बहुत ज़्यादा तेज में, बहुत ज़्यादा उजाला करता है, एकदम वाइट फ्लेम। तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, अब उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ऑब्जर्व करने पे हमें क्या क्या मिला, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करने पे क्या मिला है, इट इज ऑब्जर्व। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व मैग्नीशियम रिबन, इट इज ऑब्जर्व मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन बर्न with dazzling white light, dazzling white light, दार्जिलिंग वाइट लाइट। हमें क्या मिला, हमने बताया ना जब जलता है तो हमें दार्जिलिंग वाइट लाइट, दार्जिलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा तेज रोशनी में जो वाइट फ्लेम देता है, ठीक है। तो दार्जिलिंग वाइट लाइट फ्रॉम अ वाइट पाउडर, टू फ्रॉम अ वाइट पाउडर, वाइट पाउडर। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमने ऑब्जर्व किया कि इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ दार्जिलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म अ वाइट पाउडर। हमें ये जो पाउडर मिलता है जलने के बाद, जो एसिड इसका मिलता है वो वाइट पाउडर होता है, ठीक है। तो दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही जो वाइट पाउडर होता है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जो वाइट पाउडर होता है इसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका जो रिएक्शन बन जाता है वो हो जाता है कि मैग्नीशियम है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। ये जो मैग्नीशियम होता है इस सॉलिड फॉर्म में होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये गैस फॉर्म में होता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है भी, ये अगर एसिड है तो क्या मानेंगे, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन होता है जो एयर होता है, इसीलिए ये गैस के फॉर्म में होता है, और जो मैग्नीशियम रिबन है तो सॉलिड फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बैलेंस कर दिया। अभी आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशन में हो गया। ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या निकला है, टोटल इसका कंक्लूजन क्या निकला है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए हम कंक्लूजन पे चलते हैं। क्या होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जो मैग्नीशियम रिबन है यानी जो मैग्नीशियम है बर्न इन द presence of burn in presence of air, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि O2 के प्रेजेंस में जल रहा था। और क्या हुआ, जैसे मैग्नीशियम रिबन इन ए प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में था, फ्रॉम, जो हुआ है माय डियर स्टूडेंट उसी को कंक्लूजन में लिखा जाता है। फ्रॉम वाइट पाउडर, हमें वाइट पाउडर मिला है, वाइट पाउडर। इसको रटना नहीं, इसको समझना है, ठीक है। इसको रटना नहीं कि सर जो लिख रहे हैं वही लिखना जरूरी है ना। देखिए मैग्नीशियम जो रिबन था, हमारा जो रिएक्शन देखा जाए अगर, ये जो हमारा रिएक्शन है कि ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जल रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जल करके क्या मिल रहा है हमें, मैग्नीशियम
पाउडर जो मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो वही है कि फ्रॉम वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। दैट मीन्स मैग्नीशियम रिबन, दैट मीन मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम रिबन जो है मेटल, जो है एक टाइप का मेटल ही है, मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन act as reactant and from new substances magnesium oxide as a product and also liberate light and heat during the reaction. माय डियर स्टूडेंट, जो कंक्लूजन निकला है, जो भी ऑब्जर्वेशन मैंने किया था, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एयर के प्रेजेंस में जल रहा है फ्रॉम वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर भी दे रहा है जलने के बाद, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। दैट मीन्स मतलब इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल एंड ऑक्सीजन एक्ट एज ए रिएक्टेंट, ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट एंड फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंसेज, जो न्यू सब्सटेंसेज बन रहा है, जो न्यू सब्सटेंसेज मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एज ए प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंसेज बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। एंड आल्सो लिबरेट लाइट, और इसके साथ साथ हमें लाइट भी मिल रहा है, एंड हीट ड्यूरिंग, और इसके दौरान हमें हीट भी मिल रहा है। तो द रिएक्शन, ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान हमें हीट और लाइट मिल रही है और न्यू सब्सटेंसेज मिल रहा है। अब तो ये सब चीजें हमें क्या समझा रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में जो भी मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड जो भी पार्टिसिपेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, या कंपाउंड, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म होता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो आइए अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि ये जो वो मटेरियल्स होते हैं, कंपाउंड होता है, यानी एरो के इस साइड जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, और जो एरो के इस साइड होते हैं, राइट हैंड साइड में होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। यानी जो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा, और जो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट करेंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए कंक्लूजन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, तो इसके बाद एक बहुत जबरदस्त हमारा जो क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट ये आता है कि हम लोग जो है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको हीट क्यों करते हैं, मतलब सॉरी, बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम रिबन विच इज यूज ऑलरेडी हैड अ वाइट कोटिंग ऑन द सरफेस, जो हमारे आपके ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन जो भी है, उसके साथ वो रिएक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है, उसके साथ वो रिएक्ट किया हुआ रहता है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन विच इज, ये देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, लड़के जवाब दे नहीं पाते क्योंकि बुक में है नहीं, तो इसीलिए मैं इसको बता देना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट यहाँ लिख दिया जाए।
कि मैग्नीशियम रिबन विच इज यूज्ड already had a white coating on its surface. This white coating is a layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन विच इज यूज्ड ऑलरेडी हैड अ वाइट कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। दिस वाइट कोटिंग इज ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये पहले से ही क्या करता है, अपने लेयर पे मैग्नीशियम का लेयर लगाया हुआ रहता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बाय फॉर्मिंग द स्लो एक्शन हो सकता है ऑफ ऑक्सीजन एयर ऑन इट्स बिफोर बर्निंग। दैट्स वाई रीजन हम इसको पहले साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे की पॉइंट समझिएगा थोड़ा सा। बाय फॉर्मिंग द स्लो एक्शन ऑफ oxygen air on its so before burning in air, the magnesium ribbon is firstly clean by rubbing with a sand paper. This remove the coating. Of magnesium oxide on its surface. ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए सीधा सा जवाब है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्लीन क्यों करते हैं, तो उसका एक सिंपल सा यहाँ पे आपको आंसर मिल जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन विच इज यूज्ड ऑलरेडी हैड वाइट कोटिंग ऑन इट्स सरफेस। वो अपने कोटिंग पे, अपने लेयर पे पहले से ही बना रखा रहता है, क्या वाइट का लेयर बना रखा रहता है। दिस वाइट कोटिंग इज ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये वाइट कोटिंग आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। तो बाय फॉर्मिंग द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एयर ऑन इट्स सो बिफोर बर्निंग इन एयर, इसलिए जलने से पहले द मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्टली क्लीन बाय rubbing with a sandpaper. This remove the coating of magnesium on its surface. ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, और अब एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें क्यों साफ करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पे पहले से ही ऑक्सीजन का लेयर लगा रहता है, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जला रहता है, इसीलिए हम उसको पहले से साफ कर लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं अगली टॉपिक।
अगली जो टॉपिक हमारी है वो है वी विल, क्योंकि हम लोग भी हैं ना, मैं केवल अपने आप को ले रहा था। वी विल नाउ डिस्कस अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैंने कहा था ना अगली टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट क्या, मैंने कहा था ना इन ए पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट which take part in a chemical reaction are called reactant। यानी कि ऐसा सब्सटेंस है जो पार्टिसिपेट करता है, पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, उससे हम रिएक्टेंट करते हैं। तो जो अगली टॉपिक है वो हमारा है क्या? प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, वो है हमारा प्रोडक्ट। वो है हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी जानी यार, जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है, यानी कि the new substances produced या form, the new substances form as a result of chemical reaction by rearrangement of atoms called product। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, क्लियर हो गया। जो पार्टिसिपेट करेगा वो हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और द सब्सटेंसेस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स कॉल्ड प्रोडक्ट। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल कहना चाह रहा है। ओके, एग्जाम्पल थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारा हो गया, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमारा जो पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा? ये जो हमारा जो पॉइंट है कार्बन और जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। और ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है और ये हमारा क्या कर रहा है? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और एक्टिविटी 1.1 बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिनका कंक्लूजन भी और ऑब्जर्वेशन और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। इतनी सी पॉइंट हमने पढ़ लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब अगली पॉइंट पढ़ने से पहले मेरे दोस्त कुछ ऐसे पॉइंट हमें याद करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना ज़रूरी है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बिना इसके याद किए अगर आप आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा सा धोखा देने वाला काम कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है,
इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा कि आप ये पॉइंट याद नहीं करोगे तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी, याद कर लेंगे तो केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए, कुछ कंपाउंड है गिने चुने 10, अब उस कंपाउंड को आप याद कर लो, ठीक है, जिससे चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। डियर फार्मूला कलर एंड स्टेट, क्योंकि हमें यह पता नहीं चलता है कि कौन से कंपाउंड किस कलर के हैं और कौन से कंपाउंड किस फॉर्म में, कौन से स्टेट में, इसीलिए कुछ 10 ऐसे केमिकल कंपाउंड को मैंने छाट के बहुत मेहनत करके उसे लिखा है, शिद्दत से लिखा है कि आपको वो चीज़ें जब रिएक्शन करो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट उसको लिख जरूर लीजिए और याद जरूर कर लीजिए ये जो कंपाउंड मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे जो पहला जो कंपाउंड हमारा आता है, और पहला जो हमारा कंपाउंड आता है वो आता है लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है PbO, ठीक है। अब इसका जो कलर होता है माय डियर स्टूडेंट वो हो जाता है येलो, वो हो जाता है येलो, और इसका जो फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड, ठीक है। यानी अब जहां भी आपको PbO दिखाई देगा माय डियर स्टूडेंट, आप समझ जाएंगे कि वह किस कलर का है, वह येलो कलर का है। किस कलर का है माय डियर स्टूडेंट, वह येलो कलर का है। नहीं ये नहीं है, चलिए ये वाला येलो कलर का। लेड ऑक्साइड अगर आपको दिखेगा तो आप कहाँ जान जाएंगे कि वह येलो कलर का है। हैव यू गॉट इट माय डियर स्टूडेंट? आई होप बात समझ में आ गई होगी कि लेड ऑक्साइड हमारा येलो कलर का होता है। फॉर्म किस होता है, कौन से फिजिकल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जो दूसरा फार्मूला हमारा है, दूसरा फार्मूला है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड PbI2, PbI2 गिव्स आउट ए ब्राइट येलो होता है माय डियर स्टूडेंट, ब्राइट येलो होता है। और इसका भी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। इसका भी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। कैसा येलो होता है, बहुत ज़्यादा डार्क येलो होता है, इसीलिए ब्राइट येलो कहा जा रहा है। ओके, समझ जाइए, ब्राइट येलो होता है। ये दो कंपाउंड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी जब 1.2 करेंगे तो उसमें प्रिसिपिटेट लेड आयोडाइड के बारे में बात की जाएगी, जो कि अगली पॉइंट में हम वही चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी और कंपाउंड भी है, उसको देख लेते हैं। जैसे तीसरा कंपाउंड है हमारा, तीसरा कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट का फार्मूला जो हमारा हो जाता है CuSO4, ASO4 ऐसे नहीं लिखाएगा, CuSO4 डॉट 5H2O, और ये एक ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और इसका जो फॉर्म होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है। जो तीसरी के बाद चौथी जो पॉइंट हमारा है वो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है CuO। ये भी आपका ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। और इसका जो फॉर्म होता है वो भी सॉलिड होता है, ठीक है। जो पांचवी जो हमारा है वो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का जो फार्मूला हो जाता है FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। और इसका जो कलर होता है लाइट ग्रीन होता है। क्या कलर होता है, लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन होता है। और इसका जो फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है सॉलिड, वो होता है सॉलिड। ओके, आई होप आप धीरे धीरे बातों को समझ पा रहे होंगे कि सच में सारे कंपाउंड हैं जो हमारे क्लास 10 में हैं, ठीक है। अब हमारा जो है फेरिक ऑक्साइड है, तो बहुत सारे कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट, लेकिन मैं उन्हीं को लेके आया हूँ
जी जो आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए और आपको रिएक्शन को समझने में आसानी करेगा। ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। ये जो इसका कलर होता है ये होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है माय डियर स्टूडेंट। इसका जो फॉर्म होता है वो सॉलिड होता है, इसका जो फॉर्म होता है वो सॉलिड होता है। फिर जो सेवन नंबर पे हमारा आएगा वो आएगा, क्या आएगा, हाँ, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl। ये किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है माय डियर स्टूडेंट। और इसका जो फॉर्म होता है ये भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। इसका जो फॉर्म होता है ये भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, वाइट कलर का होता है और सॉलिड होता है। सॉलिड होता है। फिर 8 नंबर पे हमारा जो आएगा वो आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। जो हमारा अगली पॉइंट है वो आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी किस कलर का होता है हमारी स्टूडेंट, सिल्वर ब्रोमाइड, पहले येलो, ठीक है, येलो कलर होता है लेकिन थोड़ा सा वो होता है, पहले टाइप होता है, ठीक है। मैंने इसका एक पीडीएफ बना करके, मतलब एक पेज बना करके आपके बहुत जल्द शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। फिर जो अगली पॉइंट है वो सिल्वर आयोडाइड, यानी सिल्वर हैलाइड वाला जो भी पॉइंट है उसे मैं लिखना चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। और सिल्वर आयोडाइड मतलब सिल्वर हो गया, आयोडीन हो गया। ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। फिर लास्ट और अंतिम एकदम है, लास्ट पॉइंट 10 वाला, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, किस कलर का होगा, ये भैया वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, स्टेट सॉलिड होता है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि जितने सर कंपाउंड बताएं हैं सब तो सॉलिड है बताएं। भाई मैं ये वो कंपाउंड आपके सामने रखा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बार बार प्रिसिपिटेट रिएक्शन में करके कि ये किस कलर का कंपाउंड होता है, इसीलिए, ठीक है। अगला जो लिगेंड स्टेट है उसे जानना जरूरी है कि अगली जो पॉइंट है वो कह रहा है कि भैया लिगेंड को जाने नहीं तो फिर क्या जाने। सब कुछ तो जान गए लेकिन लिगेंड को ही नहीं जाने तो क्या जाने। मतलब सॉलिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ऐसे करते हैं। लिक्विड को कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये सब मेरे बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता तो उनको बताना पड़ता है, ठीक है। एक्वस, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन में रहता है कि सर ये एक्वस क्या होता है। बाबू वे एक्वस जो सॉलिड फॉर्म में होता है इन वाटर, जो सॉलिड फॉर्म में होता है इन वाटर, ठीक है। और इसको AQ लिखा रहता है, अक्सर आपके इक्वेशन में AQ लिखा रहता है या फिर ऐसे एरो बना रहेगा, ठीक है। या तो AQ लिखा रहेगा या फिर एरो बना रहेगा। और गैस का या तो G लिखा रहेगा या फिर ऐसे ऊपर की तरफ एरो रहता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर हमें जो पढ़ना है अगली पॉइंट वो एक्टिविटी 1.2 पढ़नी। क्या पढ़नी है, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 क्या कहता है, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिख दें
सीधा सीधा PbNO3 lead nitrate and potassium iodide Ki solution। माय डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी में आपका ये पूछा है कि जब रिएक्शन होगा लेड नाइट्रेट का और पोटेशियम आयोडाइड का तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। रिएक्शन होंगे तो कुछ कंपाउंड बनेंगे, अब कुछ कंपाउंड बनेंगे तो कुछ न कुछ होगा। अब वो कुछ न कुछ होने के लिए मास्टर आपको बताएगा कि क्या होगा। देखिए, जब एक्टिविटी आप 1.2 खोलेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस इतना दिया है कि द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। और जो प्रोसीड्यूर करके जो पॉइंट लिखा रहता है आपकी बुक में कि हम कुछ लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को लेंगे, फिर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, फिर उसको डालेंगे अनदर टेस्ट ट्यूब में, तो ऐड द पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी दोनों सोल्यूशनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। अरे कुछ ना होगा चुट्टे, कुछ ना होगा। ठीक है, मैं आपको अगर बात करूं कि जैसे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये बना देते हैं थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब टाइप। एक टेस्ट ट्यूब है प्लस ये भी टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है आपका लेड नाइट्रेट डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है, लेड नाइट्रेट, यानी PbNO3 का ट्वाइस। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बस, ये PbNO3 का ट्वाइस। और इसमें क्या पड़ गया आपका, इसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki। तो आपका जो रिएक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि ये आपका यहाँ पे जो मिला है वो हमें मिल गया है रिएक्शन टाइप। वो हमें क्या मिल गया, येलो पीपीटी मिल गया भाई। क्या मिल गया, येलो पीपीटी मिल गया। येलो पीपीटी मिल गया जिसे हम क्या कहेंगे, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। और ये जो नीचे जो मैटर थोड़ा सा बचा रहता है, नीचे फिर ऊपर जो थोड़ा सा मैटर बचा रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा फॉर्म में रहता है, जो कलरलेस रहता है, KNO3 के फॉर्म में रहेगा। फिर हम इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ये आपका प्लस हो गया, रिएक्शन हो गया। इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद कोई विशेष काम नहीं, यहाँ पे 2 से और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस। यही आपका होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला भाई, जब लेड नाइट्रेट को अपने पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में, यानी ये आपका टेस्ट ट्यूब था, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया। अब इस में पोटेशियम नाइट्रेट था और इसमें आपका क्या था, पोटेशियम आयोडाइड था, यानी ऐड द पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी दोनों सोल्यूशन को एक साथ मिलाया तो हमें क्या मिल गया, येलो पीपीटी मिल गई, यानी कि लेड आयोडाइड मिल गया। देखिए, इसके पहले मैंने आपको फार्मूला लिखा था ना कि PbI2 रहेगा तो क्या होगा। अब आपको याद करने की यहाँ जरूरत ही नहीं, जैसे PbI2 देखें आप जानते हैं कि येलो कलर का होता है, तो येलो पीपीटी हो गया। तो हमें मिला क्या कि व्हेन लेड नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, जब लेड नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से, तो द येलो प्रिसिपिटेट विल बी फॉर्म। हमें क्या मिल रहा है, येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, और दिस येलो प्रिसिपिटेट इज लेड आयोडाइड कंपाउंड। और ये हमारा लेड आयोडाइड कंपाउंड है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है हमारे डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमें लेड आयोडाइड मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है आगे। कंक्लूजन क्या, रिएक्शन तो क्लियर हो गया, कंक्लूजन क्या निकला हमारा। कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हैं कि येलो precipitate of lead iodide is form which is insoluble
insoluble. This reaction is called precipitation reaction. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, उसी का एक पार्ट है कि जो हमारा येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म विच इज इनसॉल्युबल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपके मन में सवाल आएगा सर कंक्लूजन तो आपने बता दिया कि येलो कलर का मिल रहा है लेड आयोडाइड और ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, तो भाई अगला क्वेश्चन ये होगा ना कि प्रिसिपिटेशन होता क्या है सर, हमें तो पता ना, कुछ ना मुन्ना मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा प्रिसिपिटेशन क्या होता है। नोट कर ले भाई, नोट करके लिख ले, जब डबल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो वहां भी बता देंगे, दोबारा बता देंगे, कुछ नहीं करना है। व्हेन बहुत आसान होता है, व्हेन टू सॉल्युबल साल्ट, व्हेन टू सॉल्युबल साल्ट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। व्हेन टू सॉल्युबल साल्ट react in solution to form one or more insoluble product that reaction in which precipitates is formed called precipitation reaction। ओके माय डियर स्टूडेंट, सीधी सी बात है कि अगर दो सॉल्युबल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, व्हेन टू सॉल्युबल साल्ट रिएक्ट इन अ सॉल्यूशन टू फॉर्म वन और मोर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट्स इज फॉर्म कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हैव यू गॉटन माय डियर स्टूडेंट? आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के जस्ट बाद आपके एनसीईआरटी बुक में बातें की जाती हैं, किस चीज़ पे की जाती हैं माय डियर स्टूडेंट? एक्टिविटी नंबर 1.3। कहेंगे सर टॉपिक कम पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी है सब बता रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी ही हमारी असली टॉपिक है, एक्टिविटी ही हमारी असली टॉपिक है। एक्टिविटी को हमने अगर समझ लिया तो बुक ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं सारे टॉपिक भी बताऊंगा, एक्टिविटी भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं माय डियर स्टूडेंट। जो एक्टिविटी 1.3 है वो क्या कर रहा है? द रिएक्शन बिटवीन जिंक granulus and dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid बस खत्म बात। कह रहा है जब ये जो जिंक है इसका रिएक्शन अगर हम करा दें भैया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा मुन्ना? कुछ ना होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी बुक में आपके दूसरे पेज पे ही लिखा है, पहले पेज पे तो एक्टिविटी 1.1 जो मैग्नीशियम रीवन वाला जो मैंने आपको बता दिया, दूसरे पे एक्टिविटी 1.2 एकदम ऊपर ही लिखा है जिसमें बताया है लेड आयोडाइड वाला, ठीक है। उसमें पूछा है कि आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया, कंक्लूजन क्या निकाला, फिर जस्ट उसी के बगल में आपका एक्टिविटी 1.3 भी है जिसमें पूछ रहा है द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैनुलस एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या निकला सर, कंक्लूजन क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए। लास्ट पॉइंट है, इज दे एयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंजेस हुआ है, कुछ मिला है आपको, कुछ पाए हैं कि नहीं पाए हैं। तो भाई कुछ ना, मैं हूं ना मुन्ना, ठीक है। पहले तो चीजें देख लें क्या मिल रहा है, पहले तो रिएक्शन करा लें। दो ठो रिएक्शन इसके होंगे माय डियर स्टूडेंट। पहला तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करेगा, जिसमें ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, और क्या होगा, और हमें हीट मिलेगा। अभी समझा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जान जाइए। आपके एक्टिविटी में सब पूछे हैं, और आपको ना स्कूल में बताया जाएगा, ना ही कोई ऑनलाइन क्लासेस में बताए जाते हैं अक्सर, और एग्जाम में पूछ देता है। बच्चे बेचारे डिस्टर्ब, CBSE ऐसा ही हड़काया पड़ा है, पेपर में क्या दे देता है कुछ पता ही नहीं। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, NCERT को हम लोग इस कदर पढ़ेंगे कि कोई भी टॉपिक छूटनी नहीं चाहिए। जहां से क्वेश्चन आ सकता है वहां से पढ़ा जाएगा, हर पॉइंट को पढ़ा जाएगा, किसी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाएगा। ये देखिए कह रहा था कि जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हमारा जिंक क्लोराइड बनाएगा, जाहिर सी बात है, ZnCl2। और यहाँ पे जब इसके साथ H2SO4 के साथ करेगा तो ZnSO4 बनाएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग की बात किया जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे सब बैलेंस, नीचे सब बैलेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऑब्जर्वेशन करना है माय डियर स्टूडेंट। ऑब्जर्वेशन में आप अपना दिमाग खोल लीजिए, और ऑब्जर्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, गैस बबल आर इवाल्व। इसमें क्या होता है, गैस बबल्स निकलते हैं। आप अगर देखेंगे, मैं अगर थोड़ा सा एज ए फिगर बनाना चाहूँ आपके सामने, तो इसका जो बनता है फिगर कुछ इस कलर से बनता है। ये ऊपर का ऐसे कलर रहता है, फिर हमारा जो है एक ऐसे पाइप लगी हुई रहती है। ये पाइप कुछ दूसरे कलर का कर लिया भाई, हाँ, ये पाइप लगी रहती है ऐसे। ये पाइप में ऊपर क्या निकलता है हमारे स्टूडेंट, ये पाइप में ऊपर हमारा, ये पाइप में हमारा जो ऊपर H2 गैस निकलता है, क्या निकलता है, H2 गैस निकलता है। ये कैसे इतना, ओह माय शिट, H2 गैस निकलता है यहाँ से। अब यहाँ पे जो मैटर है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें ये जो नीचे बैठता है ये जिंक ग्रैनुलस है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और ये तो कोनिकल फ्लाक्स है, आपको पता ही है, इसे कोनिकल फ्लाक्स कहते हैं, इसे कोनिकल फ्लाक्स कहते हैं। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग कॉर्क कहते हैं, ठीक है। एक ग्लास का ये ट्यूब होता है, क्या होता है, ग्लास का ट्यूब होता है माय डियर स्टूडेंट, ग्लास का ट्यूब होता है, और यहाँ पे H2 गैस होता है, H2 गैस ये निकलता है यहाँ से, इसी पाइप के माध्यम से जो है H2 गैस निकलते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जब इसमें डाला जाता है तो जिंक जो नीचे बैठ जाता है, रिएक्ट कर लेते हैं और उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल गया तो SO4 बचता ना। अब SO4 बचा तो SO4 के साथ हमारा जिंक मिल लेता है भाई। मिलन करने के बाद हमारा ये देखिए, यही हमारा रिएक्शन बन जाता है,
ठीक है, ZnSO4, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस निकल गई। ऐसे ही इसमें भी होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है बचता है Cl, तो Cl के साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर इसमें H2SO4 है, इसमें अगर H2SO4 है तो आपका हाइड्रोजन निकल गया तो ZnSO4 बचा। अगर आपका HCl है तो हाइड्रोजन निकल गया तो ZnCl2 बच जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में हमें यही मिलता है कि ये चीज़ें मिल रही हैं। और क्या होता है, हीट निकलते रहता है, इसमें से हीट निकलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ी सी जो पॉइंट हमारा है, थोड़ा सा जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि गैस बबल, भाई गैस निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलता है तो बबल देता ही है। गैस बबल्स आर इवॉल्व विथ ब्रिक्स effervescence on touching the flask, it is found to be heated. It found to be heated. The gas evolved can be tested by bringing a light candle we find that the gas burn with pop sound। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमें ये पता कैसे चलता है कि ये जो है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, क्योंकि जब क्या होता है कि इसमें से जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाला जाता है तो उसमें से ऊपर से गैस निकलती है। तो उस गैस को पता करने के लिए कौन सा गैस है, हाँ, तो ये जो गैस कौन सा गैस निकल रहा है इसको जानने के लिए हम लोग जब जलती हुई कैंडल को लेके आते हैं तो उसमें से क्या होता है, पॉप साउंड निकलता है, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा कि गैस बबल्स आर इवॉल्व विथ ब्रिक्स effervescence on touching the flask it is found to be heated। जब हम फ्लास्क को टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। द गैस इन्वॉल्व कैन बी टेस्ट बाई ब्रिंग्स, और जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अ लाइट कैंडल, मतलब द गैस इन्वॉल्व कैन बी टेस्टेड बाई ब्रिंगिंग अ लाइट कैंडल। जब लाइट कैंडल मतलब जलती हुई कैंडल को सामने लेके आते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, पॉप साउंड निकलता है। क्या निकलता है हमारे इसमें, पॉप साउंड। वी फाउंड दैट द गैस बर्न विथ पॉप साउंड, जो गैस होता है वो जलता है और क्या होता है, पॉप साउंड वहां से निकल जाता है माय डियर स्टूडेंट। ओके, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। तो कंक्लूजन क्या होगा, तो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन हीट इज इन्वॉल्व। जब हमारा रिएक्ट करता है तो हीट इन्वॉल्व होता है, और दिस इंडिकेट दैट इज द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यह रिएक्शन किस टाइप का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और नेचर में, और सेकेंडरी व्हेन वी ब्रिंग लाइट कैंडल, जब लाइट कैंडल को हम बर्न कर, जलते हुए कैंडल को लेके आते हैं नियर द फ्लास्क के पास, तो इट बर्न विद द पॉप साउंड, और ये पॉप साउंड का क्या करता है, साउंड देता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द गैस इज हाइड्रोजन, और हमें कंक्लूजन पता चलता है कि ये गैस हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसको भी अगर कहें तो आप मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जिंक जो हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन
भाई कंक्लूजन चलिए भाई देख लेते हैं। जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड then acid नहीं भाई सल्फ्यूरिक एसिड heat is evolved this indicates that the reaction is exothermic in nature. Secondly, when we bring a lighted candle near the flux, it burn with pop sound, so we can conclude that the gas is हाइड्रोजन। ओके माय डियर स्टूडेंट, हमारी एक्टिविटी 1.3 भी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब कुछ क्वेश्चन है आपके सामने और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक बार कंक्लूजन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिंक जो हमारा कंक्लूजन है कि जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हमारा जिंक जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देन ये क्या हो रहा है, हीट होने लग रहा है। क्या हो रहा है, हीट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। और दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द नेचर। तो ऐसा जब भी कुछ होता है कि हीट इन्वॉल्व होता है तो उसे एक्सोथर्मिक हम बोलते हैं। जब हीट कहीं से निकलता है कि एक्सो मतलब होता है निकलना, थर्मिक मतलब हीट होता है निकल रहा है। तो नेचर इज सेकेंडली व्हेन वी ब्रिंग अ लाइट कैंडल। और जब हम क्या करते हैं, सेकेंडली हम जब लाइट जलती हुई कैंडल को उसके सामने ले जाते हैं तो नियर द फ्लैग के पास ले जाते हैं, इट बर्न विथ पॉप साउंड। उसमें से क्या होता है, पॉप साउंड निकलता है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द गैस इज हाइड्रोजन। हम ये बात हमेशा जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या करता है, पॉप साउंड निकालता है, जिसके वजह से हमारा कंक्लूजन क्या होता है, सॉल्व होता है कि जब भी जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वह हीट तो इन्वॉल्व होता ही होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करके क्या होता है, निकलता है माय डियर स्टूडेंट। ओके, कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि वाई डज मैग्नीशियम, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम दिमाग वाला है, ये वही दे पाएंगे आंसर जिनके पास दिमाग होगा। ये भाई ब्लैक पे मैं ब्लैक यूज कर लिया, खत्म। वाई डज मैग्नीशियम रिबन give bright white light when burn। ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वह क्यों हमें वाइट लाइट देता है,
क्यों वाइट देता है, क्यों नहीं येलो देता है, क्यों नहीं ब्लू देता है, क्यों नहीं रेड देता है, क्यों वाइट ही देता है, इसके पीछे का कारण है? कभी सोचा कि काहे मैग्नीशियम को जलाने पे वो व्हाइट कलर देता है? तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बताऊंगा आपको वह क्यों देता है। मैं बताऊंगा बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करता है माय डियर स्टूडेंट? मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड releases a large amount of energy in the form of light and heat. Okay my dear student,